गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, हमने कल तक सब पढ़ लिया था कि किस तरह से एक्सप्लांट प्रिपेयर किया जाता है, एक्सप्लांट को फिर स्टेलाइज कैसे करते हैं। आज इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलस कल्चर, ठीक है ना। अब कैलस के बारे में हम पढ़ते हैं। और देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पादप यानी प्लांट के पार्ट्स को हमने सबसे पहले एक्सरसाइज किया, उन्हें कट किया। कट करने के बाद हमने उससे एक्सप्लांट तैयार किया और एक्सप्लांट को हमने स्टेलाइज किया और स्टेलाइज करके हम उसे क्या करते हैं, ग्रोथ मीडियम के ऊपर यानी कल्चर मीडियम यानी संवर्धन माध्यम के ऊपर हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफ़र करने की ये प्रक्रिया कहलाती है इनोक्यूलेशन यानी कि संरोपण, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र कहलाता है इनोक्यूलेशन, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं संरोपण। हिंदी में ये क्या कहलाता है, संरोपण। यानी कि हमारे पास ये एक कल्चर ट्यूब है, इस कल्चर ट्यूब के अंदर हमारा संवर्धन माध्यम बना है। इसे मैंने टेढ़ा इसलिए बनाया था क्योंकि हमेशा कल्चर ट्यूब में जब हम कल्चर मीडियम डालते हैं, संवर्धन माध्यम जब हम इसमें डाल देते हैं तो इसको टेढ़ी रख दिया जाता है। जैसे कल्चर ट्यूब है, इसमें हमने संवर्धन माध्यम डाला, ठीक है। उसके बाद हम इसको टेढ़ी रख देते हैं ताकि एक लंबी सरफेस हमें मिल जाए। टेढ़ी रखने के बाद थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है, तो हम उसमें चिमटी से, स्कैल्पल से यानी कि फोरसेप्स से, चिमटी से यानी फोरसेप्स से हमारा एक्सप्लांट को उठा के, कर्तोतक को उठा के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो पोष माध्यम पर अब हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सप्लांट है, जो बाहर हमारा एक्सप्लांट था, उस एक्सप्लांट को हम यहाँ पे रख देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इनोक्यूलेशन यानी कि संरोपण, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद ये जो मीडियम होगा, ये जो हमारा कैलस एक्सप्लांट होगा, ये एक्सप्लांट जो होता है ग्रोथ करता है, ठीक है। और एक्सप्लांट ग्रोथ करने के बाद बनाता है एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक असंगठित समूह बन जाता है। क्या बनता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का एक असंगठित समूह, कोशिकाओं का असंगठित समूह बनके तैयार हो जाता है, ठीक है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने हमारे जो कल्चर मीडियम था, हम पुराना रिपीट करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम संवर्धन माध्यम बनाएंगे, कल्चर मीडियम बनाएंगे। उस कल्चर मीडियम को हम ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव जब करेंगे तो उसको अच्छे से रैप करके फिर ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है ना। फिर ऑटोक्लेव करने के बाद हम उसको रैप कंडीशन में, ऑटोक्लेव में से निकाल करके लेमिनार फ्लो कैबिनेट में ले जा करके रख देंगे। इसके अलावा हमें और भी जिस किसी छोटे उपकरण की आवश्यकता है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, उसे भी हम ले जाके लेमिनार एयर फ्लो में रख देंगे। और लगभग सभी उपकरणों को हम पहले ही ऑटोक्लेव कर लेते हैं, कल्चर मीडियम के साथ साथ ही उनको ऑटोक्लेव करके निर्जमीकृत यानी स्टेलाइज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव को रखने से पहले हम हमारे सामान को ऑटोक्लेव में रखने से पहले एक एक्सप्लांट को नहीं रखेंगे। इसके अलावा हर चीज़ को ऑटोक्लेव में रखने से पहले हम उसको ऑटोक्लेव को सबसे पहले 70% अल्कोहल से या इथेनॉल से साफ़ करेंगे। उसके बाद लेमिनार के अंदर रखने से पहले 70% इथेनॉल से साफ़ करेंगे। हर सामान को हम ऑटोक्लेव से निकाल के रैप कंडीशन में यानी पैक्ड कंडीशन में उसे ले जाके लेमिनार फ्लो के अंदर रख देंगे और लेमिनार फ्लो के ढक्कन को बंद करके उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट को जला करके आधा घंटे तक छोड़ देंगे। आधा घंटे बाद अल्ट्रावायलेट लाइट को हम बंद करते हैं। जो हम एक्सप्लांट लाए थे उस एक्सप्लांट को हम पहले तो नल के पानी में वॉश करते हैं, फिर साबुन के पानी में वॉश करते हैं, फिर उसे निर्जमीकृत किया जाता है। जैसे हमने कल प्रोसेस पढ़ा था, निर्जमीकृत किया जाता है, स्टेलाइज किया जाता है लेमिनार फ्लो बेंच के ऊपर। जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, ठीक उसी समय हम क्या करते हैं कि जो हमारा कल्चर मीडिया था, उस कल्चर मीडिया को हम ट्रांसफ़र भी करते हैं। ठंडा होने से पहले ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो वो जम जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने सॉलिड मीडियम बनाया है तो, अगर हमारा माध्यम ठोस है तो हमने उसमें अगार डाला है, तो ठोस कब बनेगा, जब उसमें अगार डालेंगे। अगर अगार डाला है तो उसको ठंडा होने से पहले ही हम अलग अलग, जैसे हम मान के चलें हमने 200 मिलीलीटर माध्यम बना लिया और हमें उसके 20-20 ml के 10 पार्ट करने हैं, तो हम उसको ठंडा होने से पहले ही लेमिनार फ्लो बेंच के अंदर हम उसका ऊपर का ढक्कन खोलेंगे, रैपिंग खोलेंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे और उसे 20-20 ml अलग अलग 10 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के
छोड़ देंगे। फिर टेस्ट ट्यूब का ढक्कन बंद करके उसे टेढ़ा रख दिया जाता है। कोनिकल फ्लास्क में डालना है तो कोनिकल फ्लास्क, छोटे कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। पैटी डिश में डालना है तो पैटी डिश में डाल देंगे। जिस भी दूसरे छोटे ग्लास वेसल में हमें उसे डालना है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हमने अगार मीडियम नहीं डाला, अगार को नहीं डाला, तो हमारा जो मीडियम होगा वो कैसा कहलाएगा? लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम के अंदर एक्सप्लांट को कल्चर नहीं करते। लिक्विड जो मीडियम होता है उसमें एक्सप्लांट को कल्चर नहीं करते, बल्कि उसमें छोटे छोटे सेल्स को कल्चर किया जाता है। ठीक है ना, उसमें सेल्स को कल्चर किया जाता है। ये सेल्स अलग कैसे किए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे, अभी आगे आ रहा है टॉपिक। ठीक है ना, तो सेल्स को कल्चर करके सेल्स को ट्रांसफ़र करना होता है हमें। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, दो तरह का मीडियम बनाते हैं हमारी आवश्यकता के हिसाब से। अगर आवश्यकता है तो हमें ठोस बनाएंगे, अगर आवश्यकता है तो हम लिक्विड मीडियम यानी कि तरल माध्यम बनाएंगे। ठोस माध्यम के ऊपर हमेशा कैलस जो है सतह के ऊपर वृद्धि करता है। ठोस माध्यम में कैलस कहाँ वृद्धि करता है? सतह के ऊपर वृद्धि करता है। लेकिन अगर लिक्विड माध्यम हो, अगर मीडियम लिक्विड है तो जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरे माध्यम के अंदर वृद्धि करती हैं, एक साथ यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमारे माध्यम को, हमारे कल्चर को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अभी हम पहले एक्सप्लांट का ही कल्चर कर रहे हैं। ठीक है ना, सस्पेंशन कल्चर करने के लिए सेल कैसे सेपरेट करते हैं वो हम अभी सीखेंगे बाद में। उसके लिए भी सबसे पहले हमें एक्सप्लांट को ही कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लांट को ही ठोस मीडियम के अंदर हमें कल्चर करना पड़ता है। तो एक्सप्लांट को हमने इस मीडियम के ऊपर डाल के छोड़ दिया, इस मीडियम को पैक कर दिया। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कल्चर रूम में रख देंगे, जहाँ पे लाइट यानी प्रकाश, टेम्परेचर यानी तापमान, और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता उसे बराबर मात्रा में मिलती रहे। प्रकाश, तापमान और आर्द्रता यानी लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसे बराबर मात्रा में मिलती रहे, वहाँ पर उसे हम ऐसे स्थान पे रख के छोड़ देंगे। ठीक है ना, 2 से 4 सप्ताह के अंदर, 2 से 4 सप्ताह 2 to 4 वीक के अंदर होगा क्या कि हमारा एक कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, असंगठित कोशिकाओं का एक गुच्छा बन के हमें तैयार दिखाई देने लगेगा, समूह बन जाएगा। वह समूह कहलाता क्या है? कैलस। वो जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? कैलस। अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल जो हमें 2 to 4 वीक के बाद दिखाई देगा वो कहलाएगा कैलस। ठीक है, ये कैलस की जो सेल्स होती हैं ये लगातार डिवीजन की स्टेट में होती हैं। कैलस की सेल्स आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन ये विभाजन की अवस्था में होती हैं। इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। इनमें हमेशा सेल डिवीज़न चलता रहता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और कैलस का जो है आकार है वो वृद्धि होता रहता है। ठीक है, आकार में भी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, 2 से 4 सप्ताह बाद हमारा कैलस जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम कैलस में ये हमारे मीडियम के अंदर हार्मोन्स को यूज़ करें तो कैलस की कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन यानी विभेदन भी हो जाता है। जैसे कि हमने पूर्ण शक्यता में पढ़ा था, टोटिपोटेंसी में पढ़ा था। अगर हम हार्मोन्स को एक प्रॉपर रेशियो में यूज़ करें, ठीक है ना, हार्मोन्स को प्रॉपर रेशियो के अंदर यूज़ करें, फिक्स्ड रेशियो, एक निश्चित अनुपात में, उपयोग करें तो क्या होगा, रूट और शूट डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। अब ये कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ।
अभी आगे पढ़ते हैं हम कि रूट और शूट डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारा क्या बना, कैलस, कैलस बन गया, ठीक है ना। अब ये कैलस क्या होता है, कुछ समय बाद जो कैलस है हमारे माध्यम के अंदर, मान के चलें कि हमने फ्लास्क के अंदर कैलस बनाया है, ठीक है, ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में ये मीडियम है, ठोस मीडियम है, इस ठोस मीडियम में यहाँ पे कैलस बन गया, ठीक है ना। ये कैलस जो है ये बड़े आकार का है, ठीक है, कैलस जो है ये बन गया। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद ये कैलस जो है इस मीडियम के अंदर उपस्थित सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। तो अब इस कैलस को ग्रोथ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कैलस को थोड़े टाइम तक उसी में रखा जाएगा तो क्या होगा, ये कैलस की कोशिकाएं जो होंगी मरना शुरू हो जाएंगी, हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से क्या होता है, अगर लिक्विड मीडियम हमने किया है, अगर हमारा जो माध्यम है वो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड मीडियम में भी लगभग 4 से 6 दिन के अंदर कैलस का निर्माण हो जाता है। 4 to 6 डेज में कैलस जो है वो बन जाता है। लिक्विड मीडियम अगर है तो उसमें भी कोशिकाओं से 4 से 6 दिन में भी कोशिकाएं जो होती हैं उनसे कैलस का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जब कैलस बन जाएगा, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, मीडियम के अंदर उपस्थित सभी पदार्थ जो होंगे वो ख़त्म होते चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कैलस की सेल्फ डेथ हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें कैलस को मेंटेन करना है, कैलस को अगर हमें मेंटेन करना है तो हम इसको सब कल्चर करते हैं। सब कल्चर यानी कि उप कल्चर किया जाता है। सब कल्चर यानी कि उप संवर्धन इसका किया जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है कैलस बनने के 4 to 6 वीक्स के अंदर। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैलस बनने के 4 to 6 वीक्स के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर मीडियम ठोस है तो, और अगर इन सॉलिड मीडियम, और अगर मीडियम लिक्विड है, लिक्विड मीडियम है, तरल माध्यम है, तो उसे हम 3 से 7 दिन के अंदर ही दोबारा सब कल्चर कर देते हैं, ठीक है। अगर मीडियम लिक्विड है तो उसे हम 3 से 7 दिन के अंदर सब कल्चर कर देते हैं, ठीक है ना। सब कल्चर क्या होता है, सब कल्चर का मतलब ये है कि अब हम एक फ्रेश मीडियम लेते हैं, बिल्कुल ये हमने एक फ्रेश मीडियम लिया, इस कैलस को यहाँ से बाहर निकाला। ये सारी प्रक्रिया ध्यान रखना लेमिनार फ्लो बेंच के अंदर ही होती है, बाहर नहीं करनी चाहिए। कैलस को यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ पे संरोपित कर दिया, इनोकुलेट कर दिया। ये तो बात हुई ठोस माध्यम है अगर, तो अगर लिक्विड मीडियम है, संरोपित कर दिया, एक साफ चिमटी से, ऑटोक्लेव की हुई स्टेरलाइज चिमटी से कैलस को यहाँ से बाहर निकालेंगे और दूसरे माध्यम के ऊपर संरोपित कर देंगे, इनोकुलेट कर देंगे। अगर लिक्विड मीडियम है तो क्या करेंगे, लिक्विड मीडियम है तो इस कैलस, इस जो मीडियम के अंदर जो सेल्स घुली हुई हैं चारों तरफ आराम से वो ग्रोथ कर रही हैं, इसमें से कुछ मीडियम को निकाल लेंगे, ठीक है ना। पिपेट के जरिए, माइक्रो पिपेट के जरिए हम थोड़े से माध्यम को निकाल लेंगे, 1 माइक्रोलीटर 10 माइक्रोलीटर आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माध्यम ये है उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा माध्यम इसमें से माइक्रो पिपेट के माध्यम से निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया भी था माइक्रो पिपेट क्या होती है, उपकरण जिसमें से हम माइक्रो लीटर्स के अंदर विलियन को नाप सकें। तो पिपेट के माध्यम से हम इसमें से विलियन को निकाल लेंगे। जो पिपेट में विलियन आएगा, जो माध्यम आएगा, उस माध्यम में घुली हुई कोशिकाएं भी आ जाएंगी, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसमें भी वृद्धि होने लग जाएगी। अगर हमें केवल कैलस मेंटेन करना है तो कैलस को मेंटेन करने के लिए इतने टाइम के बाद लगातार हम सब कल्चर करते रहते हैं, उप संवर्धन करते रहते हैं। लेकिन अगर
कैलस मेंटेन करने के साथ साथ अगर हमें कभी कभी उस प्लांट को रीजनरेट भी करना है, उस प्लांट को उस कैलस से हमें पूरा पादप को दोबारा वृद्धि करानी है, उसमें शूट और रूट डिफ्रेंशिएशन कराना है, तो हम एक ऐसा मीडियम बनाते हैं। ये तो बात ही केवल सब कल्चर की, लेकिन अगर हमें रूट और शूट डिफ्रेंशिएशन चाहिए, हमें मूल और प्ररोह का विभेदन उसमें चाहिए, यानी पादप में वृद्धि करानी है, तो हम ये जो मीडियम बनाएंगे, जो माध्यम होगा, इस माध्यम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का कंसंट्रेशन को बदल देंगे। ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन को हम बदल देंगे, इस प्रकार से बदल देंगे कि इससे रूट और शूट दोनों बनने लग जाए। होता क्या है, अगर ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा है तो पहले रूट बनती है और शूट बाद में बनती है। अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है तो शूट पहले डेवलप होती है और रूट जो है वो बाद में डेवलप होती है। यानी कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन, ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा है तो पहले जड़ बनेगी, मूल बनेगी और प्ररोह बाद में बनेगा, या प्ररोह कम बनेगा। अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है तो पहले प्ररोह बनेगा और जो जड़ होगी यानी मूल होगी वो बाद में बनेगी, या धीरे बनेगी या कम बनेगी, ठीक है ना। तो अगर हमें केवल कैलस को सब कल्चर करना है, हमें केवल कैलस मेंटेन करना है, कैलस से हमें पादप को नहीं तैयार करना, तो हम बार बार उसे सामान्य माध्यम के ऊपर सब कल्चर यानी उप संवर्धन करते जाएंगे। अगर हमें कैलस से प्लांट को रीजनरेट करना है, पूरे पादप को प्राप्त करना है, अगर हम चाहते हैं उस कैलस से हमारा पूरा पादप तैयार हो जाए, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, एक ऐसा मीडियम बनाएंगे, ऐसा संवर्धन माध्यम बनाते हैं जिसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन एक ऐसे रेशियो में हो, ठीक है ना, जो रेशियो हमने पढ़ा था मीडियम बनाते समय उस रेशियो में नहीं बनाएंगे। अब ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो कैलस से रूट और शूट दोनों डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से कैलस से रूट और शूट दोनों की दोनों डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने हमारा सारा मीडियम बना लिया, उसको ऑटोक्लेव कर लिया, ऑटोक्लेव करके स्टेरलाइज कर दिया, उसको लेमिनार फ्लो बेंच के अंदर ले जाके रख देते हैं। हम एक्सप्लांट लाते हैं, एक्सप्लांट को भी हम स्टेरलाइज करते हैं पहले पानी से और साबुन से, उसके बाद उसे लेमिनार फ्लो बेंच के अंदर ले जाके जो प्रॉपर प्रोसेस है, जो तरीका है, जिससे जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके तरीके से हम उसको फिर से स्टेरलाइज करते हैं अल्कोहल से या Hg2Cl2 से, सोडियम नाइट्रेट, किसी से भी, जो कोई भी एक माध्यम हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम मीडियम के अंदर हमारे एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दो प्रकार से डेवलपमेंट होता है, दो प्रकार से संवर्धन होता है। अगर तरल माध्यम है तो वो कहलाता है सस्पेंशन कल्चर, ये मैं आपको बताना भूल गया। अगर माध्यम तरल है तो वो कहलाता है सस्पेंशन कल्चर, निलंबन कल्चर। अगर माध्यम तरल है तो वो कहलाता है निलंबन कल्चर। यानी कि सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, वो कहलाता है क्या, सस्पेंशन कल्चर। अगर ठोस है तो वो सीधा कैलस कल्चर ही कहला जाता है। कैलस कल्चर ही कहला जाता है। जब हमने हमारे एक्सप्लांट को ठोस माध्यम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ समय बाद उस एक्सप्लांट से कोशिकाओं का एक असंगठित समूह बन जाता है। 2 से 4 सप्ताह बाद वह असंगठित समूह जो होता है वो कहलाता है कैलस, ठीक है। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज रेडी आफ्टर 2 to 4 days, दैट अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज नोन एज कैलस। ऑल द सेल्स इन द कैलस हैव द पावर ऑफ डिवीज़न, यानी कैलस की कोशिकाओं में, कैलस के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सभी में डिवीज़न की पावर, डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है। और हार्मोन्स की वजह से डिवाइड होने के साथ साथ वो डिफ्रेंशिएट होने की कैपेबिलिटी भी रखती है, यानी कि विभेदन होने की क्षमता भी उनके अंदर होती है। कुछ टाइम ऐसा आता है जब
कैलस इतनी वृद्धि कर लेता है कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट सभी न्यूट्रिएंट्स को वो ख़त्म कर लेता है, उसको फीड कर लेता है। अब मीडियम में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं बचते, तो होता क्या है कि हमें अब उस कैलस को सब कल्चर करना पड़ता है। सब कल्चर करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नया मीडियम बनाते हैं, फ्रेश मीडियम बनाते हैं जो कि स्टरलाइज होता है। हमने कैलस को उठाते हैं जो ग्रोथ कर चुका है और उस कैलस को पुराने मीडियम में से निकाल करके नए मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, सब कल्चरिंग, यानी कि उप संवर्धन। यह उप संवर्धन अगर ठोस माध्यम है तो लगभग 4 से 6 सप्ताह के अंदर कर लेना चाहिए, और अगर लिक्विड मीडियम है, लिक्विड मीडियम में चूंकि सेल्स ग्रो करती हैं, कोशिकाएं अलग अलग वृद्धि करती हैं, इसलिए वहाँ पे सेल्स का क्लम्प यानी कि सेल्स का गुच्छा हमें बनने से वहाँ रोकना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें 3 से 4 या 3 से 7 दिन के अंदर हमारे जो सस्पेंशन कल्चर है, निलंबन कल्चर है, उसको उपसंवर्धन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई हमारी। अगर हमें उस कैलस से प्लांट तैयार करना है, पूरा का पूरा पादप तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सब कल्चर, यानी सब कल्चर करते समय, जिसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन की हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो एक डेफिनेट रेशियो में हो, जो कि रूट और शूट को प्रमोट करे, रूट और शूट प्रोलिफरेशन को या डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करे, जो कि मूल विभेदन और प्ररोह विभेदन को प्रमोट करे। ऐसा माध्यम तैयार करते हैं, हमारे कैलस को उसमें डालते हैं, कुछ समय बाद उसमें से शूट निकल आएगी और फिर रूट निकलती है, फिर उससे पूरा पादप जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। पादप तैयार होने का मतलब ही नहीं पूरा पूरा इतना बड़ा पेड़ उसमें बन जाता है, एक छोटा सा पादप तैयार होता है, जैसे बीज से छोटा सा अंकुरण होने के बाद एक छोटा पौधा बनता है, फिर कुछ समय बाद उस पौधे को वृद्धि होने के बाद हम उस पौधे को वहाँ से निकाल करके हम बाहर गार्डन में लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी आगे एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हैं। तो ये साधारण प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो बन गया हमारा कैलस। कैलस की विशेषताएँ क्या होती हैं, कैलस काम क्या आता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि कैलस क्या है, तो आप लिखेंगे कैलस इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कल्चरिंग ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम, ठीक है। यानी कि कैलस जो है कोशिकाओं का एक असंगठित समूह है जो कि कर्तोतक को संवर्धन माध्यम पे वृद्धि कराने या संवर्धन कराने के बाद प्राप्त होता है। तो हम पहले एक बार आप चाहें तो कैलस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। कैलस क्या है, पहले अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं, एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल obtained after culturing of explant, obtained after culturing of explant on culture media, on culture media, यानी कि संवर्धन माध्यम पर कर्तोतक को संवर्धित करने के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं का असंगठित समूह कैलस कहलाता है। कोशिकाओं का असंगठित
समूह कैलस कहलाता है। ठीक है, तो ये कैलस की डेफिनेशन हो गई कि कैलस क्या है। फिर से मैं बोल देता हूँ, एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल ओब्टेन्ड आफ्टर कल्चरिंग, ये कल्चरिंग है, ओब्टेन्ड आफ्टर कल्चरिंग ऑफ एक्सप्लांट ऑन कल्चर मीडिया, संवर्धन माध्यम पर कर्तोतक को संवर्धित करने के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं का असंगठित समूह कैलस कहलाता है। ये कैलस की डेफिनेशन हो गई। कैलस की विशेषताएं यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम। विशेषताएं, ठीक है, कैलस की विशेषताएं क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये कैलस जो है ये एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनको उनके रंग, उनकी हार्मोन आवश्यकता और उनके गठन के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो कैलस कैन बी differentiated on the base of color, texture and hormonal requirement। ठीक है, सारे कैलस वैसे बाहर से दिखाई देने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनको 3 बेसिस पर अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग रूप से बांटा जा सकता है। पहला उनका कलर, किस तरह का कलर है, उनका टेक्सचर यानी उनका गठन यानी कि कैलस की आकृति कैसी है, और तीसरा उनकी हार्मोनल रिक्वायरमेंट कि अलग अलग प्रकार के कैलस को कितने कितने प्रकार से हार्मोनल्स की आवश्यकता होती है। हर तरह के कैलस को अलग अलग प्रकार से हार्मोनल की आवश्यकता होती है। हमने जो अभी तक एमएस माध्यम पढ़ा है, जो मीडियम हमने बनाना सीखा है, संवर्धन माध्यम हमने बनाना सीखा है, वो संवर्धन माध्यम मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एमएस मीडिया है, मुराशिगे एंड स्कूग मीडिया। जो कंसंट्रेशन हमने पढ़ी थी, जिन कंसंट्रेशंस को लेकर हमने कैलकुलेशन की थी, बनता सारा मीडियम उसी तरीके से, मेथड वही है, लेकिन जो कंसंट्रेशन या कैलकुलेशन हमने पढ़ी थी वो एमएस मीडिया की थी। ठीक है ना, आपको वो कंसंट्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको तरीका आना चाहिए। एग्जाम में भी तरीका ही पूछा जाएगा बस। तो हर कैलस एक प्रकार का होता है, लेकिन उसका कलर, उसका रंग, उसका टेक्सचर यानी गठन और उसका जो हार्मोनल रिक्वायरमेंट है, उसकी हार्मोन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उसी आधार पर कैलस को भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं केवल इनको हिंदी में लिख देता हूँ जो काम की चीज़ है। कलर यानी कि रंग, गठन और हार्मोनल रिक्वायरमेंट यानी हार्मोन आवश्यकताएं। इनके आधार पर कैलस को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, इनके आधार पे हम कैलस जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कुछ कैलस, सेकंड पार्ट है, कुछ कैलस जो है कोमल, भुरभुरे और हेट्रोजीनस होते हैं, यानी अलग अलग टाइप की सेल्स उसमें होती हैं, जबकि कुछ जो हैं वो कठोर यानी टफ, रिजिड और ऑर्गेनाइज्ड सेल से बने हुए होते हैं। सम कैलस आर हेट्रोजीनस rigid and unorganized, heterogeneous, rigid and soft।
Some calyces are heterogeneous, rigid and soft, while some are tough, strong and organized and ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस यानी विषम कोशिकीय, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। रिजिड यानी कठोर, रिजिड यानी रिजिड यहाँ गलत लिख दिया, हेट्रोजेनस एंड सॉफ्ट, कोमल होते हैं। ठीक है, कोमल होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं कठोर और संगठित होते हैं। स्ट्रॉन्ग और कठोर का मतलब, स्ट्रॉन्ग और टफ का मतलब एक ही हो गया, संगठित होते हैं, यानी कि उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो संगठित होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं। ठीक है, तीसरा, कैलस जो है उसके ऊतक का रंग उनमें उपस्थित वर्णकों के ऊपर निर्भर करता है। कलर ऑफ कैलस डिपेंड्स ऑन पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन pigments present in callus, present in callus। ठीक है, जो कैलस है उसका रंग उसमें उपस्थित ऊतक, उसमें उपस्थित वर्णकों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वर्णकों के ऊपर निर्भर करता है। सामान्यतः कैलस जो होता है वो हल्का पीला या सफ़ेद रंग का होता है। नॉर्मली कैलस जो है वो हल्का पीला, लाइट येलो या वाइट कलर का होता है। इसके अलावा भी अलग अलग रंग का हो सकता है और डिपेंड करता है उसमें पिगमेंट कौन कौन से हैं। क्लोरोप्लास्ट है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंथोसाइनिन है अगर उसमें है तो वो रेड कलर का हो सकता है। ठीक है ना, या फिर उसमें अगर फाइकोबिलिन्स वगैरह इस तरह के हैं तो वो और भी दूसरे टाइप के कलर्स ले सकते हैं। नॉर्मली वो लाइट येलो या सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कैलस की कि कैलस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर से अपन लिख लेते हैं। कैलस जो है सबसे पहले तो असंगठित समूह होता है कोशिकाओं का, यानी कैलस के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो असंगठित होती हैं, वो किसी प्रकार से संगठन उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है ना, असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि वो कोशिकाएं ऐसे ही इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। कोई टिश्यू सिस्टम जैसे प्लांट्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम होता है, ऐसा उनमें नहीं हो सकता। कोशिकाओं का आकार, उनकी आकृति वो अलग अलग उसमें हो सकता है। ठीक है, दूसरा डिवीज़न की कैपेबिलिटी भी उनमें अलग अलग हो सकती है। कुछ सेल बहुत ज़्यादा जल्दी से डिवाइड होती हैं, कुछ सेल धीरे धीरे डिवाइड होती हैं। तो अनऑर्गेनाइज इसीलिए बोलते हैं असंगठित होता है। उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, सेल्स आपस में मिडिल लेमिला से या फिर सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस से या सेल जंक्शंस होते हैं। कई बार कोशिकाओं के बीच में विभिन्न प्रकार का एक प्रकार का कहते हैं रिलेशंस होते हैं। जैसे कि एक कोशिका है, ठीक है ना, दूसरी, तो इन कोशिकाओं के बीच में संबंध होते हैं। जैसे डेस्मोसोम्स हैं, डेस्मोसोम्स के जरिए कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, टाइट जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस हैं, अनेक प्रकार के ऐसे संगठन्स होते हैं जो कि अंतर कोशिकीय अवस्थाओं में पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से संगठित होती हैं, रिलेटेड होती हैं। लेकिन इस प्रकार का संगठन कैलस के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए अनऑर्गेनाइज मास या असंगठित समूह कहलाता है। दूसरा, कैलस को उनके रंग, गठन और हार्मोन आवश्यकताओं के आधार पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उनके कलर, टेक्सचर और हार्मोनल रिक्वायरमेंट के आधार पे अलग अलग किया जा सकता है।
कुछ कैलस जो होते हैं वो विषम कोशिकीय और कोमल होते हैं, भुरभुरे होते हैं, ठीक है ना, हेट्रोजीनस और सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि कुछ कैलस जो होते हैं टफ, स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि कहीं ज़्यादा संगठित वो होते हैं, ठीक है। अगर कोशिकाओं में संगठन होगा तो कैलस जो होता है वो टफ हो जाएगा, यानी कि कोशिकाओं के बीच में रिलेशंस, कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए, टाइट जंक्शन बन गए, डेस्मोसोम्स बन गए। डेस्मोसोम्स क्या, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में बन जाते हैं, इससे दोनों कोशिकाएं आपस में चिपकी रहती हैं, ठीक है ना। टाइट जंक्शन जो है इस प्रकार से दोनों कोशिकाओं के बीच में मिडिल लेमेला इकट्ठी हो जाती है, दोनों कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं। अगर कोशिकाओं में ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, संगठन होना शुरू हो जाएगा, तो कैलस जो है टफ हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कोशिकाएं आपस में चिपक जाएंगी। अगर कैलस के अंदर हेट्रोजीनस कोशिकाएं हैं, उनमें कोई संगठन नहीं है, तो कैलस कोमल और भुरभुरा होगा, ठीक है। दूसरा, कलर जो है कैलस का, वो ये निर्भर करता है कि कैलस के अंदर उपस्थित कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा वर्णक उनमें उपस्थित है। सामान्यतः कैलस हल्के पीले सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके अलावा भी वर्णकों से कैलक जो है वो कैलस का रंग डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर फिनोलिक पदार्थ है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट अलग अलग तरीके हैं तो वो भूरे रंग का हो जाता है। एंथोसाइनिन है तो रंगीन कई तरह के कलर्स के हो जाते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट कैलस की कोशिकाओं में उपस्थित है तो कैलस ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये सब निर्भर करता है कि कैलस की कोशिकाओं में कौन से प्रकार का वर्णक पाया जाता है। तो ये सब था कैलस कल्चर की विशेषताएं। अब हम कैलस का पढ़ेंगे यूज़, कि कैलस का जो है वो यूज़ क्या है, उपयोग क्या है। कैलस कल्चर का उपयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये अनेक प्रकार का अध्ययन करने में हमें सहायता देता है। कैलस जब कल्चर जब हम करते हैं तो अनेक प्रकार का अध्ययन हम कैलस कल्चर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और या फिर अनेक प्रकार के दूसरे काम भी हम इससे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि कैलस से हम पादपों के पोषण का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। पोषण का प्रकार, कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैलस कल्चर के माध्यम से हमें ज्ञात कर सकते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हमें इससे पता चल जाता है कि कैलसों में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से है। दूसरा, कोशिका अंग विभेदन, ठीक है ना, सेलुलर स्टडी हम कर सकते हैं, ऑर्गेनल स्टडी कर सकते हैं, कोशिका और अंग विभेदन यानी डिफरेंशिएशन की स्टडी हम इसमें कर सकते हैं कि ऑर्गन डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अंग विभेदन का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि सेल और ऑर्गन डिफरेंशिएशन की स्टडी की जा सकती है। ठीक है, ऑर्गन डिफरेंशिएशन की स्टडी इनसे की जा सकती है। इसके अलावा हम इससे वेजिटेटिव क्लोन तैयार कर सकते हैं। क्लोन यानी कि काइक क्लोन हम इससे तैयार कर सकते हैं। काइक क्लोन का मतलब क्या होगा, अगर हम किसी पौधे का कोई भी छोटा भाग काट के उसका कैलस बना, कैलस से पूरा प्लांट तैयार कर लें, तो उस प्लांट का जेनेटिक मेकअप वही होगा जिस पौधे से हम एक्सप्लांट काट के लाए थे, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप है, जिनका जीन ये संरचना समान होती है, वो कहलाती है क्लोन। ये पौधा है, इस पौधे से हमने कहीं से ये डाली में से एक्सप्लांट को काटा, इसको कल्चर किया, ठीक है, और कल्चर करने में हमें कैलस मिला, इस कैलस से हमने दूसरा प्लांट बना लिया, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट होगा इसका क्लोन होगा, क्योंकि इसकी जीनीय संरचना बिल्कुल इसकी जैसी संरचना जैसी होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी जीन की संरचना कैसी होगी, बिल्कुल इसके जैसी होगी, तो ये पौधा इसका क्लोन होगा। तो ऐसे क्लोन कहलाते हैं वेजिटेटिव क्लोन, यानी काइक क्लोन, क्योंकि हमने काइक भाग से क्लोन तैयार किया है। तो काइक क्लोन हम कैलस कल्चर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। दूसरा,
हम इससे प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर यानी कि जीव द्रव्य संवर्धन कर सकते हैं। कैलस या पादप कोशिका में से हम कोशिका भित्ति को हटा सकते हैं। कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो भाग बचा रहता है वह प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य संवर्धन भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, द्वितीय उपापचयों का निर्माण करते हैं। जैसे ऑयल हो गया, रेजिन्स हो गए, ऑयल, रेजिन्स, ठीक है, और अनेक प्रकार के एल्कोहल, निकोटीन वगैरह, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। जैसे चाय होती है, चाय के अंदर टैनिन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफ़ी अरेबिका के अंदर कैफ़ीन पाई जाती है, तंबाकू के अंदर निकोटीन पाई जाती है, ओपियम के अंदर ओपीन पाई जाती है। ठीक है ना, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं में से तेल निकलता है, एडिबल ऑयल होता है, वो ऑयल निकलता है। रबर प्लांट में से लिटेक्स निकलता है, जिसे रबड़ बोलते हैं। तो वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, द्वितीयक उपापचयी हैं। तो द्वितीयक उपापचयी का अध्ययन हम इस माध्यम से कर सकते हैं। द्वितीयक अपापचयी का अध्ययन हम उपापचयी का अध्ययन हम इस माध्यम से कर सकते हैं। ये 5 इसके फंक्शन हो गए, यूज़ हो गए। पहला, पोषण का प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, हम कोशिका और अंग विभेदन का अध्ययन कर सकते हैं कि प्लांट्स में सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। और ऑर्गन डिफरेंशिएशन पादपों में किस प्रकार से होता है, अंग विभेदन कैसे होता है, नए नए अंग कैसे बनते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। कायिक क्लोन, वेजिटेटिव क्लोन तैयार कर सकते हैं। जीव द्रव्य का संवर्धन यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं। और द्वितीयक उपापचय यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं। तो अब बचता है हमारे टाइप ऑफ कैलस कल्चर कि कैलस कल्चर कितने प्रकार का होता है। 4-5 प्रकार के कैलस कल्चर के टाइप हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।